हेलो फ्रेंड्स। और ज्योग्राफी की आपकी अगली क्लास आपके सामने मौजूद है। कल आपने मॉनसून के बारे में पढ़ा, भारत की जलवायु के बारे में पढ़ा और जो बेसिक कंसेप्ट्स थे, जो ज्योग्राफी के सबसे अच्छे कंसेप्ट थे, टफेस्ट कंसेप्ट थे, उसको आपने कल समझा, है ना। आज उसी की अगली क्लास है, तो जो उसका बचा हुआ हिस्सा है वो है। हालांकि दोनों क्लासेज आपस में बिल्कुल अलग हैं। अगर आपने पिछली क्लास ना भी देखी हो तो इस क्लास को आप देखेंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी। और लेकिन आपको मैं रेकमेंड करूँगा कि आप पिछली क्लास को भी ज़रूर देखें। आपको कोई भी समस्या आती है तो आप उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में मैं सबके कमेंट ज़रूर देखता हूँ और जिसका ज़रूरी होता है मैं जवाब भी देता हूँ। तो आप कमेंट में अपनी समस्याएं या जो भी पूछना है वो पूछ सकते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज़ शायद आज या कल में लगातार बताया ही जा रहा है आपको, तो प्रियांशु सर उसके बारे में आपको बता ही देंगे। ज्योग्राफी की भी क्लास 1-2 दिन बच गई है। ज्योग्राफी की क्लास तो अभी इंडिया वाली जो पार्ट है उसमें 1-2 क्लासेज और बचे हुए हैं, उसके बाद फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है शुरू होंगे। कल मेरे ख्याल से सॉइल्स ऑफ इंडिया की जानकारी दी जाएगी, भारत में मिट्टी और उसके प्रकार। और शुरू करते हैं आज का क्लास, है ना। चलिए, तो ठीक है। कल हमने मानसून के बारे में पढ़ा कि कहाँ पे कौन सा मानसून है, में क्यों मानसून किस कारकों से प्रभावित होता है, वहाँ पे कितनी बारिश कहाँ पे करवाता है, उसका क्या असर होता है, नहीं आने पे क्या होता है, कहाँ से दुनिया के किन हिस्सों से वो प्रभावित होता है। ये सारी चीज़ें जो मानसून के बारे में समझनी आवश्यक थी वो कल समझी गई। अब जब मानसून हमने समझ लिया तो भारत के ऋतु के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है पूरी दुनिया में वो मानसून ही है, वो तो हमने समझ लिया। लेकिन आप भारत में रहते हैं, आप सिर्फ बारिश का मौसम तो नहीं देखते। हमारे यहाँ हर तरह का मौसम है। जैसे अभी ठंड का मौसम है, इसके बाद में कुछ समय बाद गर्मी का मौसम आ जाएगा, उसके बाद में फिर मानसून मानसून का मौसम आ जाएगा और फिर ऑटम का मौसम, शरद ऋतु भी आ जाएगी। ठीक है, तो ये रोटेट होते रहता है ना। क्यों होता है ये लगभग मेरे ख्याल से हर कोई जानते होंगे। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले हिस्से में मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा भी। एक बार बेसिक रूप में मैं आपको यहाँ थोड़ा थोड़ा फिर से बता देता हूँ, है ना। थोड़ी थोड़ी चीज़ें जिसे आपको बेसिकली समझ में आ जाए। ऐसे आप लोग ज़्यादा जानते होंगे इसके बारे में, मुझे लगता है ऐसा। ये आपका विषुवत रेखा है, इक्वेटर है, ठीक है। ये आपका कर्क रेखा है और ये आपका मकर रेखा है, ठीक है। 23.5 डिग्री ऊपर नीचे होता है, हर किसी को पता है, उस पर ज़्यादा जाने की जरूरत मैं नहीं समझ रहा। उसके बाद में ये आपका सूरज है, ठीक है। सूरज आप जानते हैं कि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसकी वजह से क्या होता है, कभी जब वो सूरज के चक्कर लगाती है तो कभी ये वाला हिस्सा इसके सामने में आता है सूरज के, कभी ये वाला हिस्सा सामने आता है सूरज के, और कभी ये वाला हिस्सा सूरज के सामने आता है ना। ऐसे सूरज है, पृथ्वी ऐसे 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 चक्कर लगा रही है ना, जैसे ये भारत की ऋतुओं में 4 कॉलम बनाया हुआ है। तो जब झुकी हुई है तो जब ये वाला हिस्सा है वो सामने आएगा जो नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे ये वाला हिस्सा सामने आ जाएगा। तो हर जगह जो है घूम घूम के ऊपर नीचे होता रहता है। बेसिक फैक्ट्स आपको पता है कि 23 सिंपली मैं 22 और 23 मार्च के चक्कर में नहीं पड़ रहा, मैं सिंपली आपको बता दे रहा, ठीक है। मार्च ऑब्लिक सितंबर, इसमें सूरज जो है विषुवत रेखा के इक्वेटर के सामने होता है और आपके सामने में होता है 23 जून को, जिसकी वजह से हमारे पास में गर्मी ज़्यादा होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम आगे डिटेल में देखेंगे। और 22 दिसंबर को ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वाला, मतलब कि शीत ऋतु के, मतलब विंटर में वहाँ पे होता है ना, जब हमारे यहाँ ठंड ज़्यादा होती है। जब सूरज हमसे ज़्यादा दूर होता है तो हमारे यहाँ ठंड होती है। सूरज जब हमारे एकदम ठीक सामने होता है तो हमारे यहाँ गर्मी होती है। सूरज जब इक्वेटर के सामने होता है तो ठीक ठाक गर्म और ठंड के बीच का मौसम होता है, ठीक है। तो इसी कारक से ये सबसे महत्वपूर्ण कारक है जिसकी वजह से
ऋतुओं का डिसीजन होता है कि कौन सा मौसम कब होगा, किस समय में होगा। ठीक है, वो अक्षांश पर निर्भर करता है। हम जानते हैं भारत 8 से 37 के बीच में है ना। ये बातें कई बार हमने पढ़ ली पिछले विगत 5-7 दिनों में। तो 8 से 37 के बीच में है, और उसके ऊपर से ये आपको दिखा दिया गया कि किस समय सूरज किसके सामने में होता है। तो जब भारत की ऋतुओं के बारे में हम पढ़ेंगे तो भारत की ऋतुओं को 4 हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, यहाँ पे शीत ऋतु भी होती है, ठंड का मौसम विंटर जो अभी आपका चल रहा है, और 15-20 दिन पहले आपने इसका विकराल रूप देखा जब किसी का रजाई से निकलने का मन नहीं कर रहा था। इसके बाद में, इसके जस्ट बाद में, ये खत्म होने के बाद में भारत में आ जाएगा ग्रीष्म ऋतु, जो मार्च ऑनवर्ड्स, अप्रैल मई से, मतलब अप्रैल मई जून ये जो पीरियड है ये ग्रीष्म ऋतु का हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में वर्षा ऋतु आएगी भारत में, है ना, जो कि मानसून के वजह से आएगा। जब मानसून का ऑनसेट हो जाएगा 1 जून को, तो उसके बाद में भारत में वर्षा ऋतु मेनली आ जाएगी। और जून जुलाई अगस्त, उसको सितंबर के महीने से, सितंबर अक्टूबर नवंबर में शरद या ऑटम बोला जाता है, वो वाला महीना होता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली आप महीना ना लें, क्योंकि इसमें बीच में 15 जून बोल देते हैं, तो उस हिसाब से 15 दिन इधर का और 15 दिन उधर का, तो 4 महीना इस हिसाब से हो जाता है। ठीक है, 3 महीने का ही टाइम होता है, ऑलमोस्ट 90 डेज का। लेकिन इसमें भी हार्ड एंड फास्ट नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश के अगर हो तो आपके यहाँ सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी अलग तरीके से हो रही हैं। जो साउथ के लोग हैं उनके यहाँ अलग तरीके से हो रही है, उनके यहाँ ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं, उनके यहाँ ठंड का मौसम आता ही नहीं है। तो हम इन जनरल भारत के बारे में ये चारों ऋतुओं की चर्चा कर रहे हैं। बाकी भारत में कब कैसा मौसम रहता है हम उसके बारे में भी देखे हैं, जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन किए गए हैं कॉपेन के द्वारा और भी अन्य तरीकों से, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो हम इन सारी चीज़ों पे आज आपके सामने में विस्तृत से चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके। शीत ऋतु, सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा कि भारत में तो शीत ऋतु का एक टाइम होता है जब शीत ऋतु आ जाती है, और वो होता है 15 दिसंबर से 15 मार्च का टाइम। ठीक है, उसके पहले भी शरद ऋतु होती है। शरद ऋतु शीत ऋतु के जितना नज़दीक रहेगी उतना ज़्यादा ठंड होगा, और शरद ऋतु वर्षा ऋतु के जितना नज़दीक रहेगी उस समय उसमें उतनी ज़्यादा गर्मी होगी। ठीक है, ये क्यों होता है भाई? तो ये सूरज दक्षिणी गोलार्ध, सदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है, इंग्लिश के सारे टर्म को आज सही तरीके से आपके सामने में रखा गया है। कहीं पे भी किसी को, मेरे ख्याल से आज की क्लासेस में हिंदी या इंग्लिश दोनों में किसी भी भाषी को किसी भी प्रकार की दिक्कत आज नहीं आएगी। ठीक है, सूरज दक्षिणी गोलार्ध सदर्न हेमिस्फेयर के सामने होता है ना, अभी आपको दिखाया गया था। तो उस समय क्या होता है, सूरज कहाँ पे होता है? ऑस्ट्रेलिया के सामने में, मकर रेखा के सामने में। तब आप, जब हम लोग का बड़ा दिन होता है, आप जो क्रिकेट फॉलो करते होंगे उन्होंने देखा होगा कि 26 दिसंबर को जनरली ऑस्ट्रेलिया में बॉक्सिंग डे क्रिकेट होता है। ठीक है, तो उस समय वहाँ गर्मी का मौसम होता है, लोग टी शर्ट पहन पहन के खेल रहे होते हैं। जबकि 26 दिसंबर के टाइम में आप इमेजिन करो भारत में कैसी स्थिति होती है ना, कितनी ठंड होती है। तो ये उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? वो दक्षिणी गोलार्ध में है, और सूरज उस समय मकर रेखा के सामने होता है जो ऑस्ट्रेलिया के आसपास आता है। ठीक है, भारत में तापमान कम हो जाता है। तापमान का कम होना ही सर्दी के होने का सूचक है ना। तो जितना टेम्परेचर कम होगा ठंड उतनी ज़्यादा होगी। जब टेम्परेचर 10 डिग्री, 20 डिग्री, 15 डिग्री, 10 डिग्री, 5 डिग्री, बल्कि 0 डिग्री तक कभी कभी पहुंच जाता है तो हम बोलते हैं बहुत ठंड है। कश्मीर जैसी जगहों में तो वो नेगेटिव में चला जाता है। लेह लद्दाख में तो अमूमन ऐसा होता है कि मतलब सालों भर वहाँ ठंड होता है। ठीक है, इसमें क्या आता है? इसमें शीतलहर भी आता है, इसको कोल्ड वेव कहते हैं। ठीक है, और कभी कभार पाला भी पड़ जाता है, आप सुनते होंगे पाला पड़ गया। ठीक है, ठंड पड़ गई तो इसमें फ्रॉस्ट जमा हो जाता है, छोटे छोटे आप देखते होंगे। ये फ्रॉस्ट वगैरह और ड्यू और इन सारी चीज़ों में क्या अंतर है, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी वाली क्लास में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो बोलते हैं कि फसल को पाला मार गया। आप आम बोलचाल की भाषा में, किसानों की भाषा में अक्सर सुनते होंगे फसल को पाला मार गया। तो वो इतनी ठंड होती है कि उस पर वो जम जाता है, जिसकी वजह से फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। ठीक है, भारत में क्षीण विक उच्च वायुदाब हाई प्रेशर क्षेत्र का निर्माण होता है। हाई प्रेशर
क्षेत्र बनता है, लेकिन ये थोड़ा कमजोर बनता है, ठीक है, इसका निर्माण होता है। अगर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा तो क्या होगा, बहुत तेज हवाएं चलेंगी वहाँ से। तो जहाँ कल भी हमने पढ़ा, फिर हम आज आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, हाई प्रेशर जोन, ठीक है, उच्च वायु दाब। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे वायु का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो अब जब जो चीज़ ज़्यादा हो जाएगी वो क्या होगा, फिर दूर फैलेगा, दूर भागेगा, दूसरी जगह जाएगा जहाँ कमी होगी। तो हाई प्रेशर अगर वहाँ पे है और यहाँ पे कोई क्षेत्र है जहाँ लो प्रेशर है, वो क्या होगा, फिर हवाएं यहाँ से ऐसे भागेंगी, ऐसे भागेंगी, ऐसे भागेंगी, इस जगह पे जल्दी से आएंगी। हाई से लो की तरफ, उच्च से निम्न की तरफ मूवमेंट होता ही है। ऊंची जगह से पानी नीचे की तरफ जाता है, तो वैसे ही जहाँ पे ज़्यादा हवा है वो कम हवा की तरफ जाएगा। ये आसान सी बात है समझने के लिए, ठीक है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है। तो यहाँ पे भारत में क्या हो रहा है, उस समय हाई प्रेशर जोन का निर्माण हो जा रहा है, ठीक है। हाई प्रेशर बनने का एक और कारण क्या है, जिस लो प्रेशर बनने का कारण कल मैंने बताया था कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो क्या होगा, वो जो हवाएं हैं वो फैलना चालू कर देंगी, है ना। आपने बचपन में पढ़ा भी होगा कि जब गर्मी आती है तो चीज़ें फैलने लगती हैं, कोई भी चीज़ फैलने लगती है तो हवा और तेज़ी से फैलती है, तो हवा फैलनी चालू हो जाएगी, तो वहाँ पे हवा की मात्रा कम हो जाएगी, हवा उठ जाएगी, भाग जाएगी, तो हवा की मात्रा कम हो जाएगी, तो वहाँ पे प्रेशर काफ़ी कम हो जाएगा। वैसे ही ठंड में ठीक उल्टा, ठंड में क्या होता है, चीज़ें सिकुड़ती हैं, है ना। तो ठंड में जब वो हवा जो है और डेंसिटी उसकी बढ़ जाएगी, वहाँ पे उसकी सघनता बढ़ जाएगी, वो कहीं दूर नहीं जाएगी, वो कहीं ऊपर उठ के नहीं जाएगी, तो वहाँ पे हाई प्रेशर का निर्माण होता है। तो जनरली आप देखेंगे हाई प्रेशर जोन वहाँ पे ही होता है जहाँ ठंड ज़्यादा हो, लेकिन इकलौता कारक ठंड और गर्मी होना नहीं है। पवन निम्न वायुदाब क्षेत्र की तरफ चला जाएगा, कोई डाउट नहीं है इसमें, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा हवा, ठीक है। तो शीतकालीन मानसून जो है इसकी वजह से तमिलनाडु में होता है। उसके अलावा भूमध्य सागर की तरफ से जो उधर हवाएं चलती हैं, ठीक है, और वो आती हैं, तो वो भारत के नक्शे पे, भारत का नक्शा है ना, पूरा नक्शा बनाने की जरूरत नहीं है, इतने से आपको समझ में आ जाएगा। तो भूमध्य सागर मैंने कल भी बताया था कि ये इस इलाके में है कहीं पे, है ना। तो यहाँ से जो हवाएं शीतोष्ण चक्रवात टेम्परेट साइक्लोन बहती हैं, वो इधर की तरफ आती हैं, इधर की तरफ आती हैं, इधर की तरफ आती हैं। तो पंजाब में जो भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ है, वहाँ पे अच्छी खासी बारिश होती है। हरियाणा जो पंजाब का हिस्सा हुआ करता था, आज हरियाणा है, वहाँ भी अच्छी खासी बारिश होती है। यूपी तक में बारिश होती है, और बहुत हद तक बिहार में भी बारिश होती है इसकी वजह से। तो ये जो उस टाइम में गेहूं की फसल होती है, उसको बहुत फायदा पहुंचता है इससे, है ना, ठीक है। उसके बाद में ग्रीष्म ऋतु आ गया अब, ठीक है। ये उसके जस्ट बाद स्टार्ट होता है, 15 मार्च से 15 जून। अब लेकिन ये इस डेडलाइन को आप मत माने कि 15 मार्च हो गया तो गर्मी कहा गया, है ना। 15 मार्च जनरली होली के आसपास का सीजन होता है, उसमें काफ़ी अच्छा मौसम होता है। तो जब सर्दी से गर्मी के बीच का जो ये जोन है, ये भारत का सबसे अच्छा मौसम है। बोलते भी हैं, जो जिए सो खेले फाग, है ना। ये फणीश्वर नाथ रेणु ने अपने मैला आंचल में कई बार इस चीज़ की चर्चा की है। होली का उन्होंने विहंगम चित्रण किया है उसमें, कि फाग के महीने में कैसे गरीब से गरीब लोग मतवाले हो जाते हैं, अपनी जीवन की सारी परेशानियों को भूल जाते हैं। तो वो जो मार्च का सीजन है, और आप जानते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा, एमपी, इन जगहों पे होली कितनी बड़ी पर्व है ना। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि ये जो मौसम है ये बड़ा अच्छा होता है उस समय, मतवाला मौसम बोलते हैं इसको, फागुन बोलते हैं, फाग चढ़ गया है। तो है ना, ये एक्चुअली मौसम जो ट्रांजिशन का फेज है, गर्मी खत्म हो रही है, ठंडी आ रही है, तो इसके बीच का जो है बड़ा अच्छा सा मौसम होता है, उस समय होता है। तो इसलिए हम ऐसा नहीं बोलेंगे 15 मार्च आ गया तो गर्मी आ गई, लेकिन हाँ उस समय गर्मी आ जाती है, ठीक है। अप्रैल में गर्मी ज़्यादा हो जाती है, मई में बहुत ज़्यादा हो जाती है, और जून में तो ज़्यादा ही हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सूर्य उत्तरायण होता है, समर सॉल्स्टिस, मतलब सूरज जो है ये इस समय भारत की ये जो कर्क रेखा है और ये जो इक्वेटर है, भारत का लोकेशन आप जानते हैं,
ये वाला है भारत का लोकेशन, है ना, और यहाँ पे गुजरात है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो इस इलाके में लगभग सूरज इस इलाके में होता है उस टाइम में, तो यहाँ पे गर्मी बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ से गर्मी बढ़ने के साथ साथ यहाँ तक भी गर्मी बढ़ जाती है, पूरे इलाके में बढ़ जाती है। ये सूरज ITCZ जो है, कल भी मैंने बताया था, आज फिर बता दूंगा। अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र भारत की तरफ, मतलब उत्तर की तरफ आता है। ठीक है, भारत की तरफ भी कह सकते हैं, उत्तर की तरफ। ये ITCZ क्या है, मैंने कल भी बताया था, मैं फिर आज आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। ये एक्चुअली में हमने इक्वेटर, इसको धरती पर लाइन खींच के बनाया हुआ है। ये कैंसर है, कैप्रिकॉर्न है, और ये कैंसर है ना। ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। इक्वेटर किसको बोलते हैं? इक्वेटर उसको बोलते हैं जो धरती को बराबर हिस्सों में बांटता है, विषुवत रेखा, और जिसके ऊपर में सूरज को सामने होना चाहिए। लेकिन चूंकि धरती घूमती रहती है और सूरज का पोजीशन उसके हिसाब से हमारे सामने से दाएं बाएं चेंज होता रहता है, इसलिए सूरज जिस समय जहां सामने होता है और अन्य भी कारकों की वजह से सूरज की गर्मी जहां सबसे ज्यादा पड़ती है और जो इलाका सबसे ज्यादा गर्म होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। इसको आप सिंपली साधारण शब्दों में ऐसे समझें कि ये वो रेखा है जो यह बताती है कि इस समय धरती का ये वाला हिस्सा सबसे गर्म है। ठीक है, स्पष्ट है, इससे आसान शब्दों में इसको नहीं बताया जा सकता। ये हिस्सा है जिसके सामने सूरज सामने हो चाहे नहीं, वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये हिस्सा है जहां पे सूरज सबसे गर्म है ना। तो ये चीज जब आप समझ गए, तो अब हम क्या देखेंगे, अब जो है ITCZ उत्तर की तरफ क्यों शिफ्ट कर रहा है। भारत का मैप है, भारत का मैप, फिर मैंने कल भी बोला था टीचर जैसा बना दे वैसा अच्छा है। पेन टैब पे मेरा कंट्रोल हुआ नहीं है, नहीं तो मैं भारत का मैप अच्छा बनाता हूँ, लेकिन चलो धीरे धीरे कंट्रोल आएगा। चलो इतना मैप से आपको समझ में आ जाएगा। इक्वेटर भारत कितना डिग्री से स्टार्ट होता है? 8 डिग्री। इक्वेटर का मतलब 0 डिग्री। ठीक है, तो इसको यहाँ पे ITCZ को कहीं होना चाहिए था थ्योरेटिकली। ठीक है, तो ये क्या होगा, गर्मी सूरज यहाँ पे आ गया मान लीजिए, तो ITCZ जो है ऐसे ऐसे खिसक के, आपने कल मैप भी दिखाया था मैंने ITCZ का, तो यहाँ तक लगभग आ जाता है सूरज, है ना। ये ITCZ यहाँ तक आ जाता है। ITCZ होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे लो प्रेशर जोन बनता है। ठीक है, वहाँ पे कम दाब वाला क्षेत्र बनता है, और उसकी वजह से जो जेट स्ट्रीम आता था वो पीछे की तरफ खिसक जाता है। ये जेट स्ट्रीम वाली चीज़ें मैंने कल बताई थी, आज रिक्वायर्ड नहीं है, वो उधर पीछे खिसक जाता है, तो यहाँ पे गर्मी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ITCZ किधर खिसक गया, यहाँ से उत्तर की ओर, उत्तर है ना, ऊपर ऊपर उत्तर होता है ना, तो उत्तर की तरफ खिसक गया है। ठीक है, स्थलीय गर्म और समुद्री आर्द्र पवनों के मिलन से आंधी और तूफान की स्थिति होती है। ये हिस्सा जो है गर्म है, ठीक है, और समुद्र वाला जो हिस्सा है वो जल्दी गर्म भी नहीं होता, जल्दी ठंडा भी नहीं होता, तो ये नॉर्मल है जो इसको होना चाहिए। हवा इधर से चली और हवा इधर से चली, ये दोनों कहीं यहाँ पे मिलेंगे, ये दोनों कहीं यहाँ पे मिलेंगे, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, तूफान की स्थिति आएगी। ये दोनों कहीं यहाँ पे मिलेंगे, तो कहाँ पे कौन से तूफान आते हैं, कौन सी वर्षा होती है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, वो हम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आम्र वर्षा, काल वैशाखी, इस तरह के जो क्वेश्चन है आपसे पूछे जाते हैं, उसको भी हम बताएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपका उदाहरण उसी का दिया हुआ है, काल वैशाखी, जिसको नॉर्वेस्टर भी कह देते हैं, चेरी ब्लॉसम, आम्र वर्षा एटसेट्रा। शरद ऋतु, शरद ऋतु कब से कब होता है भाई? शरद नाम ही बड़ा अच्छा सा है, तो मतलब मौसम भी अच्छा होता होगा ये। इसमें क्या है, 15 सितंबर से 15 दिसंबर के बीच में, इसमें गर्मी भी कम होगी, ठंड भी कम होगी, और ये एक बड़े स्ट्रेच में ये पीरियड होता है, तो अच्छा मौसम माना जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मॉनसून लौटता है, लौटकर वापस जाता है, और दैनिक तापांतर, टेम्परेचर डिफरेंस जो है उसमें वृद्धि हो जाती है। दिन गर्म रहता है, रात ठंडा रहता है। दैनिक तापांतर मतलब
मतलब एक दिन में ताप का अंतर, टेम्परेचर का डिफरेंस। मतलब सुबह में टेम्परेचर मान लेते हैं कि कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, ठीक है, और शाम में टेम्परेचर कितना डिग्री हो गया, ठंड की वजह से 10 डिग्री हो गया। तो ये हो गया दैनिक तापांतर में अंतर, समझ रहे हैं। तो ये दैनिक तापांतर में अंतर हो गया। तो ये इस टाइम में सबसे ज्यादा होता है। ठंड के मौसम में तो दिन भी कितना होगा, 15 17 18 20, रात भी कितना होगा, 10 12, ठीक है, 8 7, जब ज़्यादा होगा तो दोनों धीरे धीरे कम होंगे, तो 5 7 डिग्री 10 डिग्री का अंतर होता है। गर्मी में दोनों गर्म हो जाता है ठीक ठाक, रेगिस्तान वगैरह को अगर छोड़ दें तो। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें गर्मी भी होती है, दिन में आपको गर्मी भी महसूस होता है और रात में आपको ठंड भी लगती है। तो उसकी वजह से दैनिक तापांतर, तो अगर यह प्रश्न पूछता है कि किस मौसम में दैनिक, किस ऋतु में दैनिक तापांतर सबसे ज़्यादा होता है, तो वो शरद ऋतु होता है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान आते हैं इस समय, ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं जो बहुत ही विनाशकारी होते हैं, और इसकी वजह से बहुत ही, आप हर साल सुनते हैं कि एक दो ऐसे तूफान आते हैं जो लैंडफॉल भी होता है, जो धरती तक भी पहुंचते हैं और अपने साथ में बहुत विनाश करते हैं। वर्षा ऋतु, आज ऋतु का आखिरी चैप्टर। ऐसे तो कई तरह की ऋतुओं का वर्णन है हमारे प्राचीन पुस्तकों में, कई तरह की ऋतु मानी गई है। तो हम लेकिन बेसिकली 4 हिस्सों में बांट के इसको कर रहे हैं। वर्षा ऋतु जो मेनली मॉनसून वाला ऋतु भी है, ठीक है, तो 15 जून से 15 सितंबर, ठीक है, सिंपली 3 हिस्सों में बांट रहे हैं इसको। मैंने पहले भी बताया, हार्ड एंड फास्ट नहीं लेना, एक आइडिया लग जाएगा आपको कब से कब तक, ठीक है। अब पंजाब का बंदा बोलेगा, हरियाणा का बंदा बोलेगा, राजस्थान का बंदा बोलेगा कि हमारे यहाँ तो 15 दिन की बारिश नहीं होती और आप 3 महीने की बारिश करवा रहे हो। तो ऐसे नहीं है, वो इन जनरल, लेकिन बंगाल में तो होती है, नॉर्थ ईस्ट में तो होती है, बिहार में भी लगभग 3 महीने नहीं तो 2 ढाई महीने बारिश हो जाती है। यूपी में भी वो जैसे जैसे वेस्ट की तरफ जाते हैं वैसे वैसे पश्चिम की तरफ जाने पे कम होता है, पीरियड भी कम होता है और बारिश भी कम होती है ना। तो वो अलग बात है, लेकिन एक पूरे भारत की जब हम बात कर रहे हैं तो हम 3 महीने मान लेते हैं, ठीक है। वैसे तो दिसंबर में होती है बारिश, रिटर्निंग मानसून से आपके क्या कहते हैं, तमिलनाडु में, तमिलनाडु के पूर्वी तट पे। तो हम ये थोड़ी ना बोल देंगे कि वर्षा ऋतु जो है दिसंबर में होती है, एक एवरेज हम लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम भारत, वो पाकिस्तान में निम्न वायुदाब क्षेत्र, लो प्रेशर जोन बन गया, ठीक है। एक बहुत बड़ा कारण ITCZ की का भी इसके पास में होना है, और इसकी वजह से मानसून गर्त बन जाता है, वहाँ पे एक गर्त बन जाता है जो मानसून को आपस में अपनी तरफ आकर्षित करता है, ठीक है। वहाँ गर्त बना हुआ, लो प्रेशर बना हुआ, मानसून की पवनें जो हैं इंतजार कर रही हैं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में, ठीक है। जेट स्ट्रीम उसको एंटर करने नहीं दे रही है, भारत में जेट स्ट्रीम तेजी से ऊपर ऊपर बह रही थी। ये सारी चीज़ें आपको कल बताई गई है। तो वो डेप्थ वाली बात है, वो मानसून वाली बात है, यहाँ हम सिंपली वर्षा ऋतु की बात कर रहे हैं। तो जेट स्ट्रीम जा नहीं रही है और ITCZ नीचे है और मानसून की पवनें नीचे इंतजार कर रही हैं। लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु का वो टाइम आता है तो वो क्या होता है, जेट स्ट्रीम को ITCZ पीछे धकेल देता है, वहाँ लो प्रेशर का निर्माण करता है, और जो मानसून अच्छे खासे समय से इंतजार कर रहा था अरे इंडियन ओशन में, बे ऑफ बंगाल में और अरब सागर में, वो फिर भारत में आ जाता है। तो मानसून का आगमन जो है क्या है, 1 जून को केरल में हो जाता है, ठीक है। अब भारत में वर्षा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। भारत में औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर है, ठीक है। कितनी है, 125 सेंटीमीटर। ये जो मैप है इसको हम बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे, इसमें हमें पता चलेगा कि भारत के किस हिस्से में कितनी बारिश होती है। 70 से 80% तक जो वर्षा है भारत का, वो इन 3 महीनों में हो जाता है, ठीक है, जून से लेकर सितंबर तक में। दक्षिण पश्चिम मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून का मतलब जो मानसून इधर से आ रहा हो, दक्षिण ये होगा ना दक्षिण, और ये हो गया पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से जो हवाएं आ रही हैं, जो मतलब बारिश हो रही है, तो उससे ये हो जा रहा है, ठीक है, 70 से 80% तक। उत्तरी भारत में वर्षा पूर्व से पश्चिम की तरफ होती है,
उत्तरी भारत में वर्षा पूर्व से पश्चिम की तरफ कम होती जाती है। आप देख रहे होंगे ये अलग अलग रंग है, ये वो इलाका है जहां 400 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बारिश होती है, अति घना बारिश। ठीक है, ये है जहां 200 से 400, 400 वाला आपको ये दिख रहा है, 200 से 400 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और आपको यहाँ भी है ना। और 100 से 200 आपको एक बड़ा सा क्षेत्र दिख रहा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला भी। 60 से 100 जो है आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, 40 से 60 जो है उसी के दाएं बाएं दिख रहा है, और 20 से 40 जो है ये इलाका दिख गया आपको, ये इलाका दिख गया, और 0 से 20 जो है आपका बेसिकली ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये सारे इलाके आपने देख लिए। अगले पेज में हम एक एक चीज़ को एनालाइज भी करेंगे कि कहाँ पे कितनी वर्षा होती है। ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, कंठस्थ रखनी है। ठीक है, जिस तरह के भी प्रश्न पूछे जाएं आपको उसके लिए तैयार रहना है। उत्तरी भारत में वर्षा, तो आप देख रहे हैं इधर घनी वर्षा है, जैसे जैसे आप इधर जा रहे हैं बारिश कम होती जा रही है, हो रही है ना। आप इधर से इधर जैसे जैसे जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, तो यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ और कम है, यहाँ और कम है, यहाँ उससे भी कम है। तो जैसे जैसे आगे आप बढ़ रहे हैं वैसे वैसे बारिश कम होती जा रही है। ठीक है, जबकि दक्षिण भारत में पश्चिम से पूर्व की तरफ कम होती है। दक्षिण भारत में जब आप बैठोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देख रहे हो ज़्यादा बारिश हो रही है, काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, ये वाला जो जोन है उसके बाद उसके पश्चिम तो और कम, ये वाला और कम, उसके बाद धीरे धीरे और कम। तो इन जनरल पश्चिम की तरफ कम होती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है यहाँ पे जो आपको मैंने अभी लाइन खींच के दिखा दिया, ये आपका क्या है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो है जब मानसून की बारिश आती है उसको क्या करती है? रोक लेती है, रोक के की सारी बारिश अपने यहाँ करवा लेती है। बड़ी मुश्किल से तो मानसून का बहुत कम हिस्सा जो है उस पार्ट जा पाता है। ठीक है, तो विंडवार्ड साइड तो ये इधर हो गया जिधर ज़्यादा बारिश होगी, लीवार्ड साइड जा पाता है जहाँ पे बारिश काफ़ी कम हो जाती है। ठीक है, मानसून की जो बाल्टी में भरी हुई पानी है वो उस पार जाते जाते ख़त्म हो जाती है, सूख जाती है। ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र। ठीक है, अब भारत में कौन से क्षेत्र ज़्यादा वर्षा वाले हैं, कौन से सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र हैं, और कौन से कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं, और कौन से अति कम निम्न वर्षा वाले क्षेत्र हैं, वो हम सब उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र मतलब 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा। तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये हो गया आपका कहाँ? मेघालय वाला इलाका, चेरापूंजी, मौसिनराम सब यही, वहाँ तो 1100-1200 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है। और उसके अलावा थोड़ा सा हिस्सा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, अरबियन सी में, ये पूरा का पूरा वही इलाका है जहाँ 400 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बारिश होती है। तो ये तो अति बारिश वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है, उसके बाद इसी के अंदर में हमारा 200 से ऊपर वाला भी क्षेत्र है। ठीक है, तो 200 में आपको ये एक बड़ा सा इलाका दिख रहा होगा, लंबा सा, ये इंडियन ओशियन बोल रहे, अरेबियन सी और इसके बीच का इलाका जो है, जो पश्चिमी घाट के बीच का, जिसको पश्चिमी तट भी बोलते हैं, तटीय मैदान बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको मेघालय का बाकी जो हिस्सा बच गया वो हो गया आपका सिक्किम और उत्तरी पश्चिम बंगाल का हिस्सा हो गया, और आपका जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश का लगभग अधिकतर हिस्सा हो गया। ठीक है, ये आपका किन क्षेत्रों में आ गया? ये अति वर्षा वाले क्षेत्रों में आ गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तर बंगाल, पश्चिमी घाट का पश्चिमी किनारा, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह, ये सारे हो गए। सामान्य वर्षा वाला क्षेत्र, तो सामान्य वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो हमारा कहाँ है? हिमालय के नीचे का इलाका। ठीक है, हिमालय के जो नीचे का इलाका हो गया वो सामान्य वर्षा का क्षेत्र है हमारा। सामान्य वर्षा हम किसको मान रहे हैं? सामान्य वर्षा हम उसको मान रहे हैं जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर की बारिश हो रही है। ठीक है, तो 100 से 200 सेंटीमीटर की बारिश आपको देखिए, ये पूरा हिमालय है, आप जानते हैं। ठीक है, शिवालिक रेंज,
उसके ऊपर में वो दूसरा वाला अपना जो मध्य वाला रेंज है जिसको निम्न हिमालय भी बोलते हैं, और उसके ऊपर में ग्रेटर हिमालय जो है ये वाला इधर से, ठीक है। तो ये जो है इसको जैसे ही जो भी मानसून की पवनें आ रही हैं ऐसे जा रही हैं, उसको टकरा के हर जगह रोक रोक के ये जो डीप ब्लू वाला इलाका है यहाँ पे ये बारिश करवा रही है, ठीक है। वैसे ही ऑलमोस्ट नॉर्थ ईस्ट जो है इसी इलाके में आता है। यहाँ से भी मानसून आती है, दो शाखाओं में बढ़ती है, एक इधर निम्न वायुदाब की तरफ आकर्षित होती है, एक अपने रूट को फॉलो करते हुए जाती है। इस बड़े भूभाग में भी उसकी वजह से ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है। ये वाला जो आपका जोन है, जो पश्चिमी घाट के बाकी हिस्से बच गए जो भी, वहाँ पे भी यही बात है, ठीक है। तो ये मुख्यतः वो इलाके हैं जहाँ पे सामान्य वर्षा होती है, ठीक है। हिमालय के नीचे दक्षिण का हिस्सा ये हमने देख लिया, ठीक है। पूर्व भारत का अधिकतर हिस्सा आप देख रहे हैं, पूर्व भारत का अधिकतर हिस्सा, उत्तर पूर्व का भी अधिकतर हिस्सा, झारखंड बिहार, उत्तर पूर्व भारत का अधिकतर हिस्सा, झारखंड बिहार, आधा यूपी लगभग इसमें आ जाएगा, आधा नहीं भी आएगा। छत्तीसगढ़ का हिस्सा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, ठीक है, पश्चिमी घाट का जो बचा हुआ क्षेत्र था। उसके अलावा कम वर्षा वाले क्षेत्र अब, ठीक है। तो इसका डिवीजन कहीं 40 से 100 दे देते हैं, कहीं 50 से 100 देते हैं, उसमें इन चीज़ों में बारीकियों में फंसने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 40 से 100 सेंटीमीटर आप देख रहे हैं, ये वाला इलाका हो गया जो पहाड़ से दूर है और इधर समुद्र से भी दूर है, मतलब इधर वाले डायरेक्ट मानसून के रास्ते में भी नहीं आया, और ये जो मानसून पहाड़ी से टकरा टकरा के पानी गिरा रहा है उसके रास्ते में भी नहीं आया। तो ये जो हिस्सा हो गया ये बेसिकली वो वाला हो गया, ठीक है, जहां कम वर्षा होती है। तो ये कौन कौन सा इलाका है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, ये जो हिस्से हैं इसके, ये बेसिकली इसमें आते हैं। इनके अधिकतर बड़े हिस्से जो हैं इन राज्यों के उसी में आते हैं। अब इससे भी कम वर्षा वाला क्षेत्र, न्यून वर्षा, मतलब 40-50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश, इसमें दो डिवीजन कर रखा है, 20 से 40 और 0 से 20, ठीक है। तो 20 से 40 वाला इलाका आपको दिख रहा है ये, और 0 से 20 वाला ये दिख रहा है, 0 से 20 वाला ये दिख रहा है, ये सबसे कम बारिश वाला इलाका है। इसमें तो गलती से कभी कभार बारिश हो भी जाती है, ठीक है, इसमें तो एकदम नहीं होती है। लेह लद्दाख वाला इलाका है, ठीक है, इसमें हो जाती है, ठीक है। यहाँ अरावली रेंज है जो आप जान रहे हैं, इधर से जो बारिश जाती है उसको रोक लेती है, और इधर से जो जाती है उसको रोकती ही नहीं है, वो सीधे इसके समानांतर बहती हुई पैरेलली चली जाती है, ठीक है। तो वो पंजाब में जाके टकराती है, इन दोनों में आपस में मेल होता है। किन दोनों में? पूर्वी शाखा जो थी बे ऑफ बंगाल वाली शाखा जो है मानसून की, और अरब सागर वाली शाखा, तो यहाँ बारिश हो जाती है, लेकिन ये वाला जो इलाका है वो सूखा रह जाता है, ठीक है। अब ये टॉपिक जो है इसको थोड़ा सा समझें, ये है क्या, है ना, वर्षा की परिवर्तिता, वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली में क्या होता है कि आपका जैसे बारिश होती है, मान लेते हैं कि लखनऊ में 100 सेंटीमीटर बारिश होती है, मान लेते हैं, मैं बता नहीं रहा हूँ, उसको याद मत कर लेना, कॉपी में लिख लिया फटाक से कि सर ने बोल दिया 100 सेंटीमीटर बारिश होती है, और पता चला कि वहाँ तो 70 ही होती थी, 80 ही होती थी, ठीक है। तो कल को मेरे को दोषी इसके लिए मत देना, ठीक है। तो मैं सिंपली बता रहा हूँ कि मान लेते हैं कि लखनऊ में 100 सेंटीमीटर बारिश होती है, अगले वर्ष क्या हो गई, वहां पे बारिश 70 सेंटीमीटर हुई, ठीक है। एक एवरेज बना हुआ है पिछले 35 वर्षों का और कितने वर्षों का, तो वो हो गया 100 सेंटीमीटर। लेकिन इस वर्ष अगर वो 37 हो गया तो अंतर आ गया, परिवर्तन आ गया, परिवर्तित हो गया, वेरिएबिलिटी आ गई जो उसका मीन है उसमें। तो इसी चीज को परिवर्तिता कहते हैं, ठीक है। जो आम वैल्यू है उससे अंतर, ठीक है, जो उसकी औसत वर्षा है उससे बदलाव, उसमें विचलन, ये हो गया वर्षा की परिवर्तिता, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से ये होगा कि 100 सेंटीमीटर मान लेते हैं कि बारिश होती है लखनऊ में, तो लखनऊ ज्योग्राफी उसी हिसाब से डेवलप हुआ होगा, वहाँ की वनस्पति, वहाँ की मिट्टी, वहाँ की नदियाँ, वहाँ की जो भी चीज़ें हैं वो उसी हिसाब से डेवलप हुई होंगी,
ठीक है, इतना उसका चैनल बना हुआ होगा, 100 सेंटीमीटर पानी आएगा तो हम बहा के लेके चले जाएंगे। किसी साल 100 के बदले में 200 सेंटीमीटर बारिश हो जाए, क्या होगा? नदियों की चौड़ाई तो उतनी रहेगी, एक दिन में तो बढ़ेगी नहीं। हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया होगा उसी हिसाब से बनाया गया होगा, एक दिन में दुगनी बारिश के हिसाब से बना नहीं पाएंगे कि इस साल में मतलब इस 2 महीने में तो इतनी ज़्यादा बारिश होगी, वो निकालने के लिए पानी नहीं होगा। नदियाँ ऑलरेडी फिल हो चुकी होंगी, उनकी वाटर कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी क्योंकि लोड बढ़ता जाएगा, पानी उनके अंदर भरता जाएगा। उनका जो सीमित चैनल है वो पूरा भर चुका होगा, उनके पास फैलने के लिए जगह नहीं है, ऊपर उठने के लिए भी जगह नहीं है क्योंकि वो वहाँ भी खतरे के निशान से ऊपर हो चुकी है, तो उनके अंदर अब पानी कैपेसिटी करने की है नहीं, तो वहाँ क्या आएगा? बाढ़ आ जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं 100 सेंटीमीटर और लखनऊ में इस बार मात्र 30 सेंटीमीटर बारिश हुई, तो क्या होगा? वहाँ की जो वनस्पति है, वहाँ की जो रिक्वायरमेंट है, वहाँ के जो पानी का यूज है वो 100 सेंटीमीटर के हिसाब से फिक्स, खेती में इतना जरूरत होगा। वहाँ की वनस्पति जो पेड़ पौधे होंगे उनको उतनी पानी चाहिए होती होगी साल में, उनको पता होगा इस समय बारिश होगी, 100 नहीं होगी, 90 हो जाएगी, 85 हो जाएगी, 110 हो जाएगी, लेकिन जैसे उनको 30 मिलेगा तो पानी नहीं मिलेगा उनको, तो फिर वहाँ सूखा आ जाएगा। ठीक है, इस टॉपिक को समझ गए कि अगर पानी ज़्यादा आ रही है, जो वहाँ का औसत है, अगर वो पहले से उतना चला आ रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि बाड़मेर में आज से 5-7 साल पहले की बात है, बाढ़ आ गई थी। रेगिस्तान है बाड़मेर, आप जानते हो, मैं बाड़मेर रहा हुआ हूँ, छोटा सा शहर है, कस्बा टाइप का। ठीक है, छोटे छोटे मार्केट हैं, ठीक ठाक, मतलब ठीक है, सब कुछ मतलब ठीक ठाक है, बस कोई बड़ा मतलब ऐसी जगह नहीं है जहाँ की आपको लगेगा। ड्रेनेज सिस्टम भी उनका ठीक ठाक बना हुआ है। किस लिए ठीक ठाक बना हुआ है? क्योंकि वहाँ बारिश होती नहीं है, जितनी बारिश होती है उसके हिसाब से उन्होंने अपना बना के रखा हुआ है। अब मान लो कि वहाँ बारिश होती है 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, और एक बार हो जाए 80 सेंटीमीटर, ठीक है, दुगनी बारिश होगी, वो पानी जाए कहाँ से जाएगा? उसके लिए उन्होंने डेवलप ही नहीं किया, उतने में उनके यहाँ बाढ़ आ जाएगी। पता चला कि वो जो 80 सेंटीमीटर है वो नॉर्थ इंडिया में और दूसरे शहर में कहीं होता तो वो कम पानी होता, कि अरे यार इस साल बढ़िया बारिश नहीं हुआ, लेकिन उतने ही पानी में वहां पे बाढ़ आ गया। क्यों? क्योंकि वहां का जो सिस्टम है वो 80 सेंटीमीटर के हिसाब से तैयार है। ठीक है, अब चेरापूंजी में 1200, मसिनराम में 1200 के आसपास हो जा रही है, 1100-1200 के बीच में रह रही है, लोग आदि हैं, सिस्टम बना हुआ है, उससे नहीं आ रहा बाढ़। और आप 300 सेंटीमीटर करवा दो, आप 200 सेंटीमीटर करवा दो आप रेगिस्तान में, देखो कैसे बाढ़ आती है। ठीक है, तो ये वेरिएबिलिटी का यही फैक्टर है कि उसकी वजह से अगर चेंज आता है, उसकी वजह से बाढ़ और सूखा, अगर वो एक लिमिट से ज़्यादा परिवर्तन होता है तो बाढ़ और सूखा दोनों आने की संभावना रहती है। वो कितना कम या ज़्यादा हुआ उसके आधार पर। वर्षा पे आधारित जो कृषि है उस पर विशेष असर पड़ेगा। नहर वाले तो फिर भी मैनेज करके ले जाएंगे, नहर से पानी आ जाएगा, कहीं दूसरी जगह से पानी ले आएंगे, कुछ ना कुछ स्टॉक करके रखा होगा उससे आ जाएगा। लेकिन जो वर्षा पे, ये जो किसान इंतजार कर रहे हैं बारिश होगी तो फिर हमारे यहाँ खेती होगी, उस पर असर पड़ेगा उससे। ठीक है, भारत में 20 से 50% का वार्षिक वर्षा में विचलन है। ठीक है, डिफरेंस है, वेरिएबिलिटी है, ये काफ़ी बड़ी संख्या है। अब किस इलाके में विचलन ज़्यादा है कम है हम वो देखते हैं। वर्षा यहाँ लिखा हुआ है सेंटीमीटर में, यहाँ विचलन बनाया हुआ है आपका। ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा अगर बारिश हो रही है, जहाँ पे भारत के हिस्सों में भी हमने मैप देखा था कि किन हिस्सों में बारिश ज़्यादा हो रही है, तो जहाँ 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हो रही है वहाँ पे विचलन जो है 25 सेंटीमीटर से कम है, मतलब यहाँ विचलन कम है। जहाँ पे बारिश 50 से 100 सेंटीमीटर हो रही है वहाँ पे विचलन जो है 25 से 50% हो गया, बढ़ गया। और जहाँ बारिश 50 सेंटीमीटर से कम है वहाँ पे विचलन 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। तो जिनको मैथ्स आता होगा ना, मैथ्स जिनकी अच्छी रही होगी, जो सीसैट में जिनको कभी इशू नहीं आता है, उनको ये वाला चीज़ समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई होगी। और जिनको नहीं आता होगा उनको मैं समझा दूंगा कैसे। देखो 100 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर से कम, मतलब कि अगर 75 तक भी होगा तो भी 25 सेंटीमीटर हुआ, 25% हुआ ना। ठीक है, अब लेकिन अगर 50 है, यहाँ 25 कम हो गया तो भी 25% कम, 50 है, 50 में 25 कम कर दिए तो कितना हो गया?
25, और ये कितना परसेंट हो गया? 50%। ठीक है, मतलब 1 भी सेंटीमीटर कम बारिश हो रही है तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का अंतर हो रहा है, यहाँ 1 सेंटीमीटर कम बारिश हो रही है तो यहाँ 1 सेंटीमीटर का अंतर आ रहा है। तो ये विचलन जो है ऑब्वियसली यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा अगर उसी अनुसार से बारिश सब जगह हो रही है तो, है ना। अगर उसी साल क्या कहते हैं आपके कोलकाता में बारिश जो है पूरे भारत में हर जगह 20 सेंटीमीटर बारिश कम हुई है तो कोलकाता में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि विचलन कम आएगा। लेकिन उसी समय में आपके हरियाणा में काफ़ी अंतर पड़ जाएगा, है ना, समझ रहे बात को। अब भारत के जलवायु प्रदेश, क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया, इंडिया को क्लाइमेट के अनेक सारे जोन में बांटा गया है। ठीक है, क्या क्या जोन में बांटा गया है अब हम उसके बारे में देखेंगे। तो जलवायु का जो प्रकार है भारत का वो मॉनसूनी जलवायु है, हम कई बार इस चीज की बात कर चुके हैं। ठीक है, क्लाइमेट कौन सा है हमारा? मॉनसूनी क्लाइमेट है। अनेकानेक क्षेत्रीय भिन्नता है यहाँ पे। क्यों भिन्नता है भाई? इतना बड़ा देश है, कभी क्या कहते हैं हमारे यहाँ अन्य हिस्सों में बारिश कब हो रही है? जाके जून जुलाई अगस्त में अधिकतर हिस्सों में। तमिलनाडु अकेले बोल रहा ना भाई हम तो अपने यहाँ दिसंबर में बारिश लेंगे, उससे पहले ना लेंगे, है ना। तो वो अन्ना रासकला कर रहा है कि ना भाई हम तो दिसंबर से पहले नहीं मानेंगे। ठीक है, तो भौगोलिक विस्तार जो है, ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन जो है इसका बहुत बड़ा कारण है। कहीं 8 डिग्री है, कहीं 37 डिग्री है। 8 डिग्री जो है सूरज के काफ़ी पास है, 37 डिग्री जो है सूरज से एकदम दूर है, कहीं पे पहाड़ी है, कहीं पे कुछ और है। तो उसकी वजह से जलवायु जो क्लाइमेटिक जोन अलग अलग हो जाएंगे। एक बहुत बड़ा कारण हिमालय है। हिमालय कल भी बताया मैंने आपको, जो ध्रुवीय बहुत ही शीत पवनें आती हैं उसको वो रोक के रखता है, उसी पार रहने देता है। वैसे जो मानसून का जो हमारा असर है, मानसून को रोककर इसी पार रख लेता है। ठीक है, तो ये अपनी तरफ से एक अलग तरह के क्लाइमेट का निर्माण करता है। भारत की प्रायद्वीपीय आकृति है, पेनिनसुलर शेप है, ऐसा शेप है पेनिनसुला, इधर से भी समुद्र, इधर से भी समुद्र और इधर से भी समुद्र, हर तरफ समुद्र ही समुद्र, है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है, समुद्र जो है अपना नियंत्रण बना कर रखता है, ना ज़्यादा ठंड होने देता है ना ज़्यादा गर्मी होने देता है, टेम्परेचर में एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने देता है। तो इसकी वजह से क्लाइमेट एक अलग सा बनता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से भारत के अलग अलग भौगोलिक क्या कहते हैं प्रदेश, क्लाइमेटिक जोन्स जो है बनते हैं। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था भौगोलिक जोन के बारे में, भू आकृतिक भाग के बारे में, प्रदेश के बारे में। यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? क्लाइमेटिक प्रदेश के बारे में। ठीक है, अब इसके बारे में 2 तरह के ज्योग्राफर वैज्ञानिक आए हैं जिन्होंने बताया है कि किस तरीके का क्या कहते हैं क्लाइमेटिक जोन है, वर्गीकरण हुआ है भारत में। एक थॉर्नथ्वेट है और एक कोपन है। ठीक है, कोपन का ज़्यादा लोकप्रिय है, इनका जो लॉजिक है वो ज़्यादा बेटर पाया गया, जिसकी वजह से इन जनरल हम कोपन के क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन की ही ज़्यादा बात करते हैं। जलवायु वर्गीकरण जो है ज़्यादा मान्य कोपन का है। थॉर्नथ्वेट ने किस आधार पर वर्गीकरण किया इतना जान लेते हैं, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ देता है थॉर्नथ्वेट के वर्गीकरण का आधार क्या था। तो वर्षा और जल संतुलन पर आधारित इनका मतलब मुख्य वर्गीकरण का आधार वर्षा था, कि जहाँ ज़्यादा बारिश होगी, जहाँ कम बारिश होगी, यहाँ कम, तो उस आधार पर इन्होंने जोन को बनाया। और थोड़ा सा फैक्टर के रूप में टेम्परेचर, तापमान को भी रखा, और वर्षा के मौसमी और वार्षिक वितरण को भी थोड़ा सा, कि किस महीने में और किस मौसम में ज़्यादा बारिश हो रही है। ये इतने आधार पर इन्होंने अपना जलवायु का वर्गीकरण कर दिया। क्या वर्गीकरण कर दिया? वर्गीकरण ये जैसे कि आप मैप देख रहे हैं भारत का, है ना। तो वर्गीकरण का मतलब क्या है भाई? कोई हंसेगा नहीं। ठीक है, तो जब वर्गीकरण का मतलब क्या हो गया कि बता दिया कि ये अलग जलवायु जोन है, 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 ये अलग है, या जिसमें जहाँ पे इसको जैसा लगा ये अलग जलवायु जोन है, सब अलग अलग है। ठीक है, ऐसा मानना था। अब कोपन का है, कोपन को थोड़ा डिटेल में हम पढ़ेंगे क्योंकि इनसे प्रश्न बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं।
कोपेन द्वारा विश्व के जलवायु प्रदेश के बारे में 18 से 31 में पूरे विश्व के बारे में इसने बताया, यहाँ पे ऐसा मौसम है, वहाँ पे ऐसा जलवायु है, वहाँ पे ऐसी जलवायु है, इसको इस आधार पे बांट सकते हैं, इसको ऐसे मोल लेते हैं, ऐसे करके उसने पूरी कहानी दुनिया की बता दी। फिर देखा नहीं, भारत तो अलग ही है, भारत के बारे में तो ज़्यादा डिटेल में बताना पड़ेगा। तो उसने फिर 1936 में अच्छे से भारत के जलवायु प्रदेशों के बारे में आके पूरी बात बताई, ठीक है, कि कैसा यहाँ का क्या मॉडल है, क्या वर्गीकरण किस आधार पर कर सकते हैं। निर्धारण के लिए इसने कुछ घटक स्थापित किए, किस फैक्टर तय किए, जिसके द्वारा इसने तय किया, मतलब बांटा भारत को कि किस किस जलवायु का वर्गीकरण यहाँ पे किस आधार पे किया जा सकता है। तो एवरेज टेम्परेचर मतलब कि वार्षिक एवं मासिक औसत तापमान, महीने में वहाँ पे क्या औसत तापमान रह रहा है, वर्ष भर में वहाँ क्या औसत तापमान रह रहा है, ठीक है, इन दोनों के आधार पे इसने टेम्परेचर निकाला, ठीक है। एक फैक्टर ये रख लिया कि पूरे साल में क्या टेम्परेचर रहा और किस महीने में क्या टेम्परेचर रहा, एक आधार ये रहा। दूसरा आधार रहा वार्षिक और मासिक वर्षा, कि किस मौसम में और मतलब पूरे वर्ष में कितनी वर्षा हो रही है, ठीक है। वनस्पति, वहाँ किस प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं, क्योंकि वनस्पति अपनी मर्जी से तो उग नहीं आते हैं, उनको जितना बारिश मिलेगा, जैसा क्लाइमेट मिलेगा, जैसी जलवायु मिलेगी, उसी आधार पे वो उगेंगे, है ना। तो इसको इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट अपना हिस्सा बनाया अपने वर्गीकरण का, क्या, वनस्पति को। अब कोपेन के जलवायु ये आपको रटना होता है ना, इसको आप रट जाएं, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको सीधे पूछ देगा कि यहाँ की जलवायु का कोपेन के अनुसार से क्या वर्गीकरण हुआ है, सीधे वहाँ पे लिख देगा और आपको वहाँ पे सही आंसर मारना है। तो इसको आपको रटना पड़ेगा, इस हिस्से से अक्सर प्रश्न आ जाते हैं। तो इसने बोला है AMW, इसमें ABCDE है ना, ABCDE ऐसे करके 5 वर्गीकरण का क्षेत्र बना दिया। ई में बहुत ज़्यादा ठंड है जो कि ध्रुव से ज़्यादा प्रभावित है। ए कंपेरेटिवली शुष्क वाला जो इलाका है जहाँ गर्मी ज़्यादा है वैसा वाला है। वैसे कर करके इसने 5 हिस्सों में बांट रखा है, ठीक है। उस 5 को ये मिला जुला के एक में गर्मी वाला फैक्टर आ जाएगा, वो जो 3 फैक्टर हमने देखे ना, एक में बारिश वाला फैक्टर आ जाएगा और तीसरे में क्या वाला फैक्टर आ जाएगा, वनस्पति वाला फैक्टर आ जाएगा। तो उन तीनों को जब हम मिला देंगे तब जाके हमारा ये डेवलप होगा, एक सिस्टम बनेगा, ठीक है। तो AMW मतलब लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार, ठीक। उससे पहले हम क्या करते हैं, जो पूरे भारत में इसने जिस प्रकार पे बांटा है उसका मैप देख लेते हैं, तब हम इसको देखेंगे। ये देखिए कोपेन का जलवायु वर्गीकरण का मैप है ना। तो ये जो आपको इस तरह की लाइनें दिख रही हैं, ये लाइनें दिख रही हैं, ये लाइनें दिख रही हैं, ये एक यहाँ पे लाइन दिख रही है, ये लाइन दिख रही है, ये लाइन दिख रही है, ऐसे कर करके लाइन बने हुए हैं, ये लाइन दिख रही है। तो इसमें इसने यहाँ लिख दिया, ये क्या है, आप जानते हो मरुस्थल का क्षेत्र है, तो इसको BSHW कर दिया, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, कोई डाउट की बात ही नहीं है। ये जो पंजाब वाला इलाका है इसको स्टेपी के तरह इसने बता दिया कि ये घास के मैदान है और शुष्क भी है, ठीक है, थोड़ी बहुत बारिश भी कभी कभार मिल जाती है। ये जो लद्दाख वाला इलाका है और कश्मीर वाला भी, उसको इसने ध्रुवीय तुल्य जलवायु बोल दिया, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है और ध्रुव की तरह पूरा है। ये जो है उससे थोड़ा सा डिफरेंट करके उत्तराखंड का ऊपरी हिस्सा उसको टुंड्रा तुल्य जलवायु बोल दिया गया, ठीक है। उसके बाद में ये जो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, लघु ग्रीष्मकाल युक्त शीत आर्द्र जलवायु बोल दिया, कि जहाँ पे ग्रीष्मकाल भी आ रहा है लेकिन बहुत छोटा आ रहा है, छोटे समय के लिए ग्रीष्मकाल आ रहा है। शीत और वेट जलवायु, शीत और ठंडी मतलब बर्फ, शीत और वेट मतलब गीला, जहाँ मतलब पानी है, ठीक है, वो ऐसी जलवायु यहाँ पे। ग्रीष्मकाल भी है, कम है। उसके बाद में जो छोटे छोटे हिस्से हैं मैं उसको पहले बता देता हूँ, बड़े वाले हिस्से तो हम देख ही लेंगे, ठीक है। ये लघु शुष्क ऋतु वाली मानसूनी जलवायु, यहाँ भी बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक ठाक। तो लघु है और शुष्क ऋतु वाली
मानसूनी, यहाँ पे क्या है, मानसून वाला क्लाइमेट है, और लघु शुष्क ऋतु जो है कंपेरेटिवली कम समय के लिए, ठीक है। और ये क्या है, शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली, मतलब गर्मी और ग्रीष्म, गर्मी भी है और शुष्क भी है, सूखा भी है, ठीक है, ऋतु वाली आर्द्र शीत ऋतु मानसूनी है। मतलब शीत ऋतु में क्या है, आर्द्र, शीत ऋतु में यहाँ क्या हो रही है, बारिश हो रही है, और जलवायु का प्रकार क्या है, मानसूनी तो है ही, ठीक है। तो इसमें गर्मी ज़्यादा है, ठंड के मौसम में बारिश है, और मानसून तो है ही, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है आप देख रहे हैं, ये है अर्ध शुष्क, शुष्क भी है, मतलब आधा शुष्क, शुष्क और वेट के बीच का स्थिति, तो अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु है। स्टेपी वाला, स्टेपी आपने ये भी देखा था, तो ये स्टेपी वाला जलवायु हो गया। ये सिंपली हो गया, ये जो पूरा इलाका है, ये देख रहे हैं आप पूरा इलाका, तो ये उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु है, ठीक है। क्या है ये, उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु। सवाना का जो घास का मैदान है, वो वहाँ पे आप देखते होंगे कि कटीले ज़्यादा होते हैं, कटीले जंगल टाइप का ज़्यादा होता है, तो वैसा टाइप का जो टेम्परेट मौसम है वो यहाँ पे है, ठीक है। और ये जो इन जनरल जो उत्तरी भाग हो गया भारत का, उत्तर प्रदेश, राजस्थान का पश्चिमी भाग, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, कुछ हद तक पंजाब भी, कुछ हद तक गुजरात भी, तो ये वाला जो हिस्सा है इसको CWG बोला। तो ज़्यादा प्रश्न में इसी को पूछता है, तो ये आपको याद रखना ही, ऐसे तो सब याद रखना, लेकिन ये जरूर याद रखना, CWG जो है कॉमनवेल्थ गेम्स, कॉमनवेल्थ में गेम हुए थे ना, कॉमनवेल्थ गेम को CWG बोला जाता है, ठीक है। तो उसके याद रखना, ये जो इलाका ये CWG का है, कॉमनवेल्थ गेम्स का है, मतलब शुष्क शीत ऋतु की मानसूनी जलवायु, ठीक है। शीत ऋतु क्या है, यहाँ शुष्क है, शीत ऋतु में यहाँ बारिश नहीं हो रही है, और मानसूनी जलवायु, मुख्यतः मानसून की वजह से वर्षा हो रही है, और मतलब पूरा जो मानसून के जो फीचर्स हैं सारे यहाँ पे मौजूद है। लेकिन शीत ऋतु क्या है, यहाँ पे शुष्क है। यहाँ पे क्या था, तमिलनाडु वाले में शुष्क ऋतु, ये शुष्क शीत ऋतु था, यहाँ पे शीत ऋतु आर्द्र था, क्योंकि यहाँ पे रिटर्निंग मानसून से बारिश होती है। यहाँ जब मानसून लौट के आता है तो तमिलनाडु के कोस्ट पे, किनारे पे, कोस्ट पे बारिश करवाता है। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण आपने देख लिया। अब वो किस आधार पे कैसे किया गया है, किस इलाके को बांटा गया, वो भी आपने देख लिया। तो लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार, जहाँ पे शुष्क ऋतु कम समय के लिए है, वो कहाँ पे हो गया, गोवा और भारत के पश्चिमी तट। वैसे ही शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार, ये तमिलनाडु का कोरोमंडल तट हो गया, ठीक है। यहीं पे और क्या हो रहा है, यहाँ पे शीत ऋतु जो है क्या है, आर्द्र है, ठीक है, गीला है, वेट है, वेट विंटर, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार, उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार कहाँ है, कर्क वृत्त के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकतर हिस्सा। जो देखा आपने बड़ा वाला हिस्सा था वो यही है, क्या है, AW। तो ये तो आपको याद रखना ही है, और CWG आपको हर हाल में याद रखना है। शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार, गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश, ये वाला हिस्सा हो गया। गर्म मरुस्थल है, इसको BWHW नाम से इसने दिया, और ये कहाँ का है, राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग, ठीक है। अर्ध शुष्क स्टेपी कहाँ हो गया, उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब वाला जो हिस्सा था। ई हो गया ध्रुवीय प्रकार, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, ये वाला जो हिस्सा है बेसिकली। DFC हो गया लघु ग्रीष्म, ग्रीष्म छोटा है, और ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला, ठीक है। मतलब शीत ऋतु में यहाँ बारिश हो रही है, ठंडा भी है, और ये कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो है भारत के मौसम से रिलेटेड, ये हम आपको बताएंगे, और ये हमारा आज का आखिरी टॉपिक है, ठीक है। तो लद्दाख के ट्रांस हिमालय का अधिकांश भाग वर्षा नहीं हो पाने के कारण शीत मरुस्थल, कोल्ड डेजर्ट कहलाता है। कौन सा हिस्सा, ये कश्मीर है ना आपका, कश्मीर और लद्दाख वाला हिस्सा। तो यहाँ पे जो ये वाला जो हिस्सा हो गया ये पूरा, ठीक है, भारत का सर, तो भारत का जो सर है
वो कोल्ड डेजर्ट कहलाता है, क्योंकि यहाँ बारिश होती नहीं है। ये पूरा हिमालय ऐसे वाला जोन है, तो ये इधर से बारिश जाने नहीं देता है। इधर से भी अलग अलग पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। हिंदू कुश वाला बेल्ट हो गया, कुल्लू सा हो गया, पामीर का पठार हो गया। तो इन लोगों ने भी इस तरीके से यहाँ छतरी टाइप का बना के रखा हुआ है कि यहाँ पे बारिश नहीं आ पाती है। तो ये जो इलाका है पूरा का पूरा बिल्कुल बारिश नहीं आता है, तो इसलिए ये कोल्ड डेजर्ट। बल्कि भारत के रेगिस्तान जो है राजस्थान में, थार मरुस्थल, उससे भी कम बारिश इस इलाके में होती है, ठीक है। डेजर्ट का डेफिनेशन मैंने कल आपको उस दिन बताया था, जब फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया पढ़ाया था मैंने, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उसको डेजर्ट बोलते हैं, ठीक है। मौसिन राम नाम सुनते के साथ आपको पता चल गया होगा यहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। चेरापूंजी का और चेरापूंजी, ठीक है। चेरापूंजी का नया नाम सोहरा है, लेकिन लोगों को अक्सर चेरापूंजी ही याद रहता है। कहीं सोहरा दिख गया कि भारत में मतलब विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है, और मौसिन राम का ऑप्शन जानबूझकर नहीं दिया और उसने सोहरा डाल दिया, तो आप क्या करेंगे? आप तो बोलेंगे ना भाई ये तो ये भी नहीं है, सोहरा तो कोई नई जगह। तो नहीं, चेरापूंजी का नया नाम सोहरा है, याद रखेंगे। और मौसिन राम जो है, जो सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, चेरापूंजी इसके पहले यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होता था, ठीक है। में सर्वाधिक वर्षा होने का कारण वहाँ के पहाड़ियों का कीप नूपा फनल शेप्ड होना है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था वहाँ की पहाड़ियाँ इस शेप की हैं और मानसून इधर से जाती है, ठीक है। ये भारत के नॉर्थ ईस्ट का मैप, ये आपका मेघालय है। यहाँ पे ये जो पहाड़ियों का शेप है वो ऐसे, ठीक है। गारो खासी जयंतिया भी, और इनकी जो पहाड़ियाँ हैं स्पेशली वो भी इसी शेप की है। तो ये जो ऐसे करके बारिश जा रही है, ऐसे करके बारिश जा रही है, सारी की सारी ये इसमें फंस जा रही है। अब ऐसा कोई शेप होगा, ये इधर से भी घूम के यहीं आ जाएगा, इधर से भी घूम के, तो सारी की सारी बारिश जो है यहीं आके सारा पानी यहीं गिरा देती है। फनल शेप्ड है, कीप नुमा है, जिसकी वजह से मौसिन राम और चेरापूंजी सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं विश्व के। भारत में न्यूनतम वर्षा लिस्ट रेनफॉल लेह में होता है, लद्दाख वाला जो लेह लद्दाख में होता है। लेह भारत में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा में विषमता वाला स्थान भी है। अब मान लो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर बारिश होती है, ठीक है, और यहाँ पे किसी साल 10 सेंटीमीटर और बारिश होगी, मतलब 20 सेंटीमीटर बारिश होगी, मात्र 10 सेंटीमीटर। पता भी नहीं चलेगा कि 10 सेंटीमीटर का अंतर आ गया तो क्या फर्क पड़ा। लेकिन वार्षिक इसमें वेरिएबिलिटी कितनी आ गई? 100%। 10 के बदले अगर 25 हो गया तो वेरिएबिलिटी कितनी आ गई? 150%। 10 के बदले में किसी साल 5 हो गया तो वेरिएबिलिटी कितनी आ गई? 50%, है ना। तो उसकी वजह से यहां पे अंतर आ जा रहा है, ठीक है, स्पष्ट है। लू क्या है भाई? आप लोग जो इस इलाके में रहते होंगे इंग्लिश वाले लू पे ना जाएं, हिंदी वाले पे ध्यान दें। तो जब आप नॉर्थ इंडियन हैं तो आपको जनरली पता होगा गर्मी के मौसम में जब आप लोग छोटे रहे होंगे तो घर से निकलने नहीं दिया जाता होगा, ज़्यादा गर्मी में लू चल रहा है, बहुत गर्मी है, घर के अंदर रहो। खास करके जब आप खेलने कूदने के लिए जाने की कोशिश करते होंगे तो ऐसे मौसम में, या अक्सर सुनते होंगे आज तो लू चल रहा था, ठीक है। तो उत्तरी पंजाब से बिहार तक चलने वाली अति शुष्क, मतलब ड्राई, ठीक, अति शुष्क है, बहुत ज्यादा ड्राई, ये उत्तरी पंजाब से लेकर बिहार तक के इलाके में चलता है। और गर्म हॉट पवने, ठीक है, जो बहुत गर्म हो और बहुत ड्राई हो। आप जलेंगे, पूरे चेहरे का जितना आपका चेहरा है पूरा सुखा देगा, होंठ फट जाएंगे, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो इसमें मौसम में होती है। ये फसल के लिए भी नुकसानदायक होता है। मॉनसून के निवर्तन, प्रत्यावर्तन मतलब रिटर्न में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? चेन्नई में होती है। क्यों होती है भाई? चेन्नई का शेप ऐसा है, ऐसे अब लौटता है, यहीं पे चेन्नई है, यहाँ पे सारी वर्षा होती है। तो सर्वाधिक वर्षा समुद्र किनारे भी है चेन्नई, रिटर्निंग में जो भी मॉनसून रिटर्निंग वाला है यहाँ पे करके जाता है, ठीक है। ये आपकी आज की आखिरी स्लाइड है। तो मालाबार तट
मतलब केरल और कर्नाटक का जो हिस्सा है में मॉनसून से पूर्व वर्षा, मॉनसून के ठीक पहले वाली जो वर्षा होती है उसको आम्र वर्षा बोलते हैं। इसको पीली वर्षा भी बोलते हैं, येलो शावर भी बोलते हैं, मैंगो शावर भी, इतनी सारी चीजें बोलते हैं। प्रश्न में ये सारे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये मॉनसून से पहले की बारिश है और इसको आम्र वर्षा क्यों बोलते हैं? क्योंकि आमों को पकने में ये सहायता देती है। ठीक है, कहाँ होता है? केरल और कर्नाटक में, मतलब मालाबार तट में। इन तीनों में जो भी ऑप्शन आएगा आप मार देना। केरल वो निकटवर्ती क्षेत्र में मॉनसून से पहले की वर्षा, मॉनसून से पहले यही वाली इसी समय जो वर्षा होती है ये भी उसी इलाके में होती है, लेकिन यहाँ ये वहां पे होती है जहाँ कहवा होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है? कहवा के फूल खिलने लगते हैं, तो इसलिए इसको फूलों की वर्षा, चेरी ब्लॉसम बोलते हैं, चेरी ब्लॉसम। ठीक है, तो ये कहाँ पे होता है? ये भी केरल में ही होता है। कहवा के फूल खिलने लगते हैं, इसलिए इसको चेरी ब्लॉसम या फूलों की वर्षा भी कहते हैं। ठीक है, असम वो पश्चिम बंगाल में मॉनसून पूर्व वैशाख माह में चलने वाली तेज विनाशकारी, कहाँ? असम और पश्चिम बंगाल में मॉनसून से पहले वैशाख के महीने में चलने वाली तेज विनाशकारी वर्षा युक्त हवाएं, इसको क्या बोलते हैं? काल वैशाखी। क्या बोलते हैं? काल वैशाखी। ठीक है, नाम से ही लग रहा है ये बड़ा बहुत तेज हवाएं चलती हैं, तूफान की तरह आती हैं। ठीक है, आंधी की तरह, और इसीलिए उसको काल बोलते हैं। अरे काल वैशाखी आ गया, वैशाख के महीने में काल आ गया। ठीक है, लेकिन ये चाय, पटसन और चावल के फसल के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होती है। ठीक है, काल वैशाखी, इसको असम में वारदोली छीड़ा भी कहते हैं। असम में क्या कहते हैं? इसको वारदोली छीड़ा कहते हैं। ठीक है, चाय वर्षा भी इसको कह दिया जाता है क्योंकि ये चाय की फसल के लिए लाभदायक है। ठीक है, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा को मावठ, गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है। ठीक है, गोल्डन ड्रॉप्स क्योंकि ये मतलब सोना बरस रहा है, समझ लो एक तरीके से कि ये बारिश हो रही है, उससे गेहूं फसल के लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, इसलिए इसको मावठ, मतलब मावठ तो वहाँ का लोकल नाम हो गया, और ऐसे गोल्डन ड्रॉप्स भी बोल देते हैं। तो आज आपने देख लिया 4 तरह का वर्षा, अभी फूलों की वर्षा, मैंगो शावर, काल वैशाखी या वैशाखी, बारदोली छीड़ा, और मावठ या गोल्डन ड्रॉप्स। ठीक है, तो आज का लेक्चर समाप्त होता है। कल सॉइल्स ऑफ इंडिया, मिट्टी जो है उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा कि भारत में कितने प्रकार के ये हैं, और ज्योग्राफी के 1-2 क्लासेस के बाद ज्योग्राफी आपका ऑलमोस्ट अब खत्म होने पे है, और उसके बाद में वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला हिस्सा शुरू होगा। ठीक है, आप कमेंट ज़रूर करें क्योंकि कमेंट से मुझे पता चलता है कि आपको क्या समस्या है, ये समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, या आपको कोई इशू आएगा तो वहाँ उसको शॉर्ट में बताया भी जा सकता है, आपको सलाह भी दी जा सकती है। ओके, थैंक यू।